तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में जो है वो कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सारे के सारे जो है वो हमारे गाइडेंस के टॉपिक्स हैं, सारे ये समझ लें कि हम बस रिपीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब से 100 साल पहले एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम क्लॉड बर्नार्ड था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट ह्यूमन बॉडी की रिमार्केबली कॉन्स्टेंट रहती है, चाहे बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हों। यानी बाहर जितनी भी सर्दी हो या गर्मी हो, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट जो है वो सेम ही रहती है। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज़्म है जो इसको बरकरार रखता है, या ये एक्सीडेंटली ऐसी रहती है कि भाई सर्दियाँ आती हैं तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, हमारा हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और गर्मियाँ आती हैं तो हम स्वेटिंग के ज़रिए जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, या ये कोई मैजिक भी नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, इंसान की ह्यूमन एनाटमी के अंदर ये चीज़ें नेचर ने पहले से ही बिल्ट इन बनाई हुई हैं कि हमारे पास कुछ कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग रनिंग हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, और ब्लड, क्योंकि उस वक्त हमें ऑक्सीजन की और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरीके से इन सब सारे जितने भी सिस्टम्स है बॉडी के अंदर, चाहे वो सर्कुलेटरी है, पल्मनरी है, रेस्पिरेटरी है, वो सब मिल के हमारी बॉडी के एक स्पेशल सिस्टम को कंट्रोल रखते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, वो चाहते हैं कि हम इस ग्राफ को एक बार देख लें। तो यहाँ पे इतनी सी बात करना चाह रहा है कि ये जो एक लाइन बनाई गई है, ये लाइन हमें ये इलस्ट्रेट करती है, एक्सेस को इलस्ट्रेट करती है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल से शुरू होता है, और एक्सरसाइज करने के 20 मिनट बाद जो हमारा VO2 है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम, जो है वो 20 मिनट बाद बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जो है वो 40 मिनट तक कांस्टेंट रहता है। यानी कि शुरू के 20 मिनट तक हमारी बॉडी एडेप्टेशन के लेवल पर जाती है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिलके, सारे के सारे फंक्शनल सिस्टम्स मिलके जब वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और समझने के बाद 20 मिनट के अंदर अंदर उसको उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक उसको ज़रूरत होती है। फॉर 40 मिनट्स, यानी 1 घंटे में से अगर हमने 1 घंटे हमने एक्सरसाइज की तो 20 मिनट उसको एडेप्टेशन में लगते हैं, और 40 मिनट जो है वो फिर वो उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है। तो ये पिक्चर जो है वो हार्ट रेट दिखा रहा है कि कैसे जब हमने एक्सरसाइज की और हमारे एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ा, और जब हार्ट रेट बढ़ा और हमने ज़्यादा ब्लड पंप किया और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंची, तो कैसे हमारे बॉडी का, हमारे जो हार्ट रेट का जो ग्राफ था वो बढ़ गया, और इसमें बीट्स भी ऑब्वियसली बीट्स भी बढ़ेंगी, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, और हार्ट रेट जो पंपिंग रेट है वो भी बढ़ेगा। तो ये दिखाने का मकसद क्या है वो हम आगे देखेंगे, आगे की जो हमारे पास ग्राफ्स हैं उसमें देखेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि होमोस्टेसिस, डायनामिक कंसिस्टेंसी, यहाँ पर दो आपको टर्म्स सुनने को मिलेंगी। एक तो होमोस्टेसिस है जिसको हम जानते हैं, एक है स्टेडी स्टेट। अब ये दोनों चीज़ें हमने पहले गाइडेंस में कभी भी नहीं पढ़ी हैं, और इससे पहले भी हमने कभी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो टर्म होमोस्टेसिस है, इसका मतलब तो ये है कि है एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, और सुनने में स्टेडी स्टेट का मतलब भी यही लगता है कि भाई एक अनचेंजेबल या अनचेंजेबल लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। लेकिन इन दोनों में अगर ये कहूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो गलत नहीं होगा। ये जो टर्म होमोस्टेसिस है, हम इसको डिनोट करते हैं रिलेटिवली कांस्टेंट या नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट से ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं तो आपकी बॉडी के जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में चेंजेस, यानी अगर मैं आराम से बैठी हुई भी हूँ लेकिन बाहर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो भी मेरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। और मैं आराम से बैठी हुई हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, अगर बाहर सर्दी ज़्यादा है तो भी मेरी बॉडी पर फ़र्क पड़ेगा। पर क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल सिस्टम्स बहुत सारे चल रहे हैं कि उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। इन द सेम वे, जब आप आराम सुकून से बैठे हुए हैं, जब आपकी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रही है, उसको हम होमोस्टेसिस कहते हैं। लेकिन जब आप भाग रहे हैं, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जब आप बैठे हुए नहीं हैं, आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, मसल्स भी एक्टिव हैं, उस टाइम पे जब आपका बॉडी टेम्परेचर या हार्ट रेट या कुछ भी एक लेवल पे पहुंच जाता है, और उसके बाद वहाँ पर भी वो मेंटेन रहता है, यानी ये नहीं कि बढ़ता चला जाए, एक सर्टेन लेवल पर आकर वो रुक जाता है, और उस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। उसको मैं आगे एग्जाम्पल से भी इलस्ट्रेट करूँगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर 2.2 इलस्ट्रेट द चेंजेस इन बॉडी कोर टेम्परेचर ड्यूरिंग 60 मिनट ऑफ कांस्टेंट लोड सबमैक्स एंड एक्सरसाइज इन थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पर भी दिया हुआ है इन्होंने, दूसरे चैप्टर में भी दिया हुआ है।
अब ये जो क्लॉडे बर्नार्ड ने जो फादर, जिसको हम फाउंडिंग फादर फिजियोलॉजी कहते हैं, उन्होंने एक दो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो उसको मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ। और एक दो चीज़ें यहाँ पर भी ग्राफ में दी हुई हैं, अभी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेंज 2.2 के बाद ऊपर उन्होंने किया है, चेंज इन बॉडी कोर टेम्परेचर ड्यूरिंग 60 मिनट ऑफ सब मैक्सिमल एक्सरसाइज इन थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट। नोट दैट बॉडी टेम्परेचर रीचेज अ प्लेट्यू बाय अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अभी पर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीडी स्टेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक प्लेट्यू बना हुआ है, ठीक है। 37 से शुरू हुआ और उसके बाद अराउंड 38 पहुँच कर भी, और जो है ये आपका बॉडी टेम्परेचर स्टीडी स्टेट पर हो गया। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, इसको सिर्फ एक बार गौर से सुन लें, आपको सारी ज़िंदगी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। क्या ये कहना चाह रहा है, स्टीडी स्टेट क्या होती है, होम्योस्टेसिस, यानी कि जो 37 नॉर्मल है उसको हमने बरकरार रखा, ठीक है ना। स्टीडी स्टेट क्या होती है कि मैंने की 3 घंटे एक्सरसाइज, ठीक है, शुरू के 20 मिनट तो मेरा टेम्परेचर वही था जो आपका इस वक्त है, नॉर्मल टेम्परेचर था। अगर आपको फीवर हो रहा है तो मैं वो बात नहीं कर रही, लेकिन जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है वही था। लेकिन एक्सरसाइज करने के दौरान 20 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब ये जो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ग्रीन वाले, इसकी बात करी मैं 2.2 की, जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, ये शुरू के 20 से 25 मिनट है, जब आप जिसको आप कहते हैं वार्म अप, ठीक है। 20 से 25 मिनट के बाद एक लेवल ऐसा है जब मेरी बॉडी जितनी हीट अप हो सकती थी हो गई बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, और अब वो उसने मेंटेन किया हुआ मुकम्मल 3 घंटे तक, यानी 3 घंटे तक उसने उस टेम्परेचर को जो बढ़ चुका है मेरी बॉडी का एक्सरसाइज की वजह से, उसको बरकरार रखा, उसको बढ़ने भी नहीं दिया और घटने भी नहीं दिया। और जो 3 घंटे उसने मेरी डायनामिक पोजीशन में ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यूरिंग हार्ड वर्क जो उसने मेरे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा एक सर्टेन लेवल के बाद, उसको हम कहते हैं कि ये स्टीडी स्टेट है। यानी टेम्परेचर बढ़ गया उसको भी मेंटेन रखा, जब कम था और मेंटेन था हमने उसको होम्योस्टेसिस कह दिया, और जब बढ़ गया और मेंटेन रहा फॉर सर्टेन लेवल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो उसको हमने स्टीडी स्टेट कह दिया। अब ऐसा सिर्फ हमारे टेम्परेचर के साथ नहीं होता, हार्ट रेट के साथ भी होता है। जब हम रनिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता, हम पहले वार्म अप करते हैं, थोड़ा चलते हैं, फिर स्पीड से चलते हैं, फिर भागने लगते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट में जो आउटपुट ऑफ ब्लड है वो भी बढ़ जाता है, और हमारा हार्ट जो वो तेज़ तेज़ बीट अप करने लगता है, धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है, और कुछ देर बाद दर्द हो जाता है और हम रुक जाते हैं। और जब हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो रोज़ाना 1 मिनट एक्सटेंड हो जाता है। यानी अगर आप आज 60 मिनट के लिए भागे हैं तो कल आप 61 मिनट के लिए भागेंगे, फिर आप 62 मिनट के लिए, फिर 63 मिनट यानी 63 मिनट्स के लिए, और इस तरह एक एक मिनट करते करते आपका हार्ट जो है वो ट्रेन हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं और फिर हार्ट उसको मेंटेन किए हुए है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि भाई ये स्टीडी स्टेट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो यहाँ पर ये बोला है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेटिक रेस्टिंग वैल्यू। अब नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन का भी आपको समझ में आ गया और स्टीडी स्टेट का भी आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये है कि कॉन्सेप्ट होम्योस्टेसिस का मतलब तो ये है कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ अनचेंजिंग। तो हमने गाइडेंस में भी बात पहले डिस्कस की थी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इस नंबर पे अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा या हार्ट रेट होगा या बुखार होगा या ब्लड प्रेशर होगा या जिसे हम ब्लड सीपी करवाते हैं या प्लेटलेट्स रेट होगा तो वही बिल्कुल बेस्ट है, तो आप नॉर्मल हो, वरना नहीं। हमें रेंजेस दी जाती हैं कि भाई इस रेंज से इस रेंज के दरमियान भी नॉर्मल है, अगर यहाँ तक हो तो भी नॉर्मल है, यहाँ तक तो बीच में तकरीबन 10 वैल्यूज़ होती हैं। उन जहाँ से शुरू है जहाँ पर ख़त्म है, उन 10 वैल्यूज़ के दरमियान जो भी आपका नंबर है, जहाँ पर भी आपका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो नॉर्मल काउंट होगा। तो यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा अलग होगा, एक जिम का अलग होगा, जिमनास्टिक्स का अलग हो, जिमनास्ट का अलग होगा, एक एथलीट का अलग होगा, ठीक है, जो भागते दौड़ते रहते हैं उनका अलग होगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये मतलब तो ज़रूर है कि इंटरनल एनवायरनमेंट अनचेंजेबल रहती है बाहर के चेंजेस के बावजूद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई एक्यूरेट और एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट नंबर हो कि जिसके ऊपर हम अपनी बॉडी को डिफाइन करें, जिसको हम सेट वैल्यू कहते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर हमें एक रेंज दी गई है, विद इन दैट रेंज हमारी बॉडी काम करती है, और उसको हम कहते हैं कि ये होम्योस्टेसिस है, यानी जो है वो कंडीशन है वो मेंटेन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे 2.3 की पिक्चर की बात हो रही है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग 8 मिनट्स ऑफ रेस्ट। यहाँ पे ये देखें, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग 8 मिनट ऑफ रेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे कह रहे हैं नोट द ऑसिलेटरी चेंज इन आर्टीरियल प्रेशर बट द मीन एवरेज आर्टीरियल प्रेशर रिमेन्स around 93 mmHg. The reason such an oscillation occurs in physiological variable is relatable to the feedback nature of biological control system. This is discussed later in the chapter negative feedback section. अब देखें यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 8 मिनट का हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का मीन आर्टीरियल प्रेशर है, ठीक है।
अब ये कितने इसके अंदर चेंजेस आए हैं फॉर 8 मिनट्स, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर था वो सेम रहा। क्यों? क्योंकि ये जो हमें रेंज बताई गई है ये उस रेंज के अंदर ही था। चेंज तो है लेकिन अंदर जो फंक्शन हो रहा है अगर वो उसको मेंटेन सही से कर रहा है तो ये जो चेंजेस हैं ये हमारे लिए बुरे नहीं हैं। अब इनको कंट्रोल करने के यहाँ पर दो किस्म के फीडबैक्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। आगे बढ़े उससे पहले हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि होमियोस्टेसिस को हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट और अनचेंजेबल नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग अनस्ट्रेस्ड कंडीशन। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड को याद रखिएगा, जब स्ट्रेस आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट है। द टर्म स्टेडी स्टेट is also defined as the constant internal environment, but this does not necessarily mean that the internal environment is normal। कि भाई नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है वो। भाई देखिए ना, कहाँ आपका जो हार्ट रेट था, जो आपका बॉडी टेम्परेचर था 37 था, अब कहाँ वो 38 पर पहुँच गया है। हाँ, अगर वो 38 नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में होता तो ऑब्वियसली आप बीमार कहलाते, आपको बुखार होता जैसे 102 103। लेकिन जब आप भाग रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस दौरान आपकी बॉडी हद से ज़्यादा हीटअप हो गई है, 102 103 पे पहुंच गई है, तो उसको हम बुखार कंसिडर नहीं करते। उसको हम कहते हैं कि हमने एक वर्क किया, पावर हमारी बॉडी से खर्च हुई, वो जो पावर खर्च हुई वॉट्स में, उसकी वजह से जो हमारे पास बॉडी की एफिशिएंसी थी उसमें जो हमारी बॉडी ने थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस की, उस हीट प्रोड्यूस करने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको हम बुरा नहीं कहते। बट क्योंकि ये हमारी बॉडी के मतलब ये अगर नहीं होते चेंजेस, फॉर एग्जांपल बॉडी हीटअप ही ना होती तो हमारे मसल टीयर हो जाते, हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि हमने काम कितना किया है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना है, इसके अंदर फंक्शन जो है वो ज़्यादा चेंज हो गए हैं, और अगर ये अडेप्टेशन ना हो तो हमारी बॉडी को नुकसान हो जाएगा। अभी बॉडी कंट्रोल सिस्टम हमने गाइड में 10 दफ़ा पढ़ा है, लेकिन दोबारा से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो बॉडी इज़ लिटरली बॉडी हैज़ लिटरली हंड्रेड्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हमारी बॉडी में जो तकरीबन कई 100 किस्म के कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जिसका ओवरऑल गोल क्या है कि भाई फिजियोलॉजिकल वेरिएबल जो बस कांस्टेंट वैल्यू है या जो रेंज है उसके अंदर हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं वो रहें और हमारी बॉडी जो नॉर्मल काम कर सके, यानी या तो अडेप्टेशन कर ले या चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले, या हमें कोई सिग्नल दे दे कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, जाकर दवाई ले आओ, भाई ज़िंदा रहना है, किसी तरीके से लाइफ चलानी है। अब ये काम सेल्यूलर लेवल पर होता है, यानी ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास बॉडी कंट्रोल सिस्टम है ये बहुत कोई बड़ा सिस्टम है और जगह जगह फिक्स हुआ है, ये सेल्यूलर लेवल पर काम होता है। सेल्यूलर लेवल पर कैसे? जैसे कि प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर उसकी एनर्जी सिंथेसिस करती है, फिर एनर्जी जाके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। अब अगर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा और वहाँ स्टोर नहीं होगी तो जब हमें एनर्जी चाहिए होगी तो हमें कहाँ से मिलेगी? तो यानी सेल्यूलर लेवल पर ये काम होता है, किस चीज़ का काम? मेंटेनेंस का काम। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक काम करने में मदद करते हैं जिसको हम कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस। जैसा कि यहाँ पर लंग्स की एग्जांपल दी गई है कि पल्मोनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि ब्लड के प्रेशर को और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को मेंटेन करते हैं, और क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास कार्डियो पल्मोनरी डिफेक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेचर ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? नेचर ऑफ कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि हमारी बॉडी को समझे, अंडरस्टैंड करे कि भाई हमारे लिए कौन सी इन्वायरमेंट अच्छी है। आप बाज़ लोग आपने देखे होंगे ना कि नॉर्मल गर्मियाँ आ जाए ना तो उनको कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बाहर चल भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, छोटा बड़ा उन्होंने अपने साथ जो है वो हैंकी रखा हुआ होता है और उनका चिल है, उनको कोई इशू नहीं है बाहर के टेम्परेचर से। गर्मी लगती है उनको पर वो ऐसे बेहोश नहीं होते। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो गर्मी आती नहीं है कि पिघलना शुरू हो जाते हैं, वो बाहर बैठ ही नहीं सकते। तो इसको हम कहते हैं कि बॉडी की अंडरस्टैंडिंग हमारी बॉडी के सिस्टम के साथ क्या है, इसको हम कहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एसी लगाया हुआ अपने घर में, ठीक है ना। अब आपके घर में आपने जो एसी लगाया हुआ है उसके अंदर आपने एक टेम्परेचर फिक्स किया। भाई मेरा फेवरेट तो है 18, यहाँ पे 20 एग्जाम्पल है, ये थर्मोस्टेट के एग्जाम्पल है, हम एसी के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जब तक आपके रूम का टेम्परेचर 18 नहीं हो जाता एसी काम करता रहता है, और एक बार जब इतना टेम्परेचर हो जाता है तो एसी जो है वो जिस प्रेशर से कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको रोक देता है, क्योंकि उसको वो अपने जो एसी के ऊपर जो सेंसर लगा हुआ होता है उसको ये बता देता है कि भाई जो टेम्परेचर बोला गया था रिमोट कंट्रोल के थ्रू वो टेम्परेचर आ चुका है, तो अब आप इतनी मेहनत करना छोड़ दो। ठीक है, फिर से जब टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो फिर एसी अपना काम शुरू कर देती है कॉन्स्टेंटली। लेकिन जब तक टेम्परेचर वो नहीं हो जाता जो उसको होना चाहिए तब तक सेंसर्स जो हैं वो सेंस नहीं करते और ना एसी को रोकते अपना काम करने से। ये मैं ऑटोमेटिक जो भी जदीद एसी हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब सिमिलर एग्जांपल ऑफ हमारा जो है वो मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम की है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर क्या
सर्टन पैरामीटर सेव है हमारी बॉडी के अंदर, जिस तरह बैरो रिसेप्टर्स हैं, वो बता देते हैं कि भाई इसका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो अच्छा ये चीज़ अंदर पहले पता चल जाती है, बाहर बाद में पता चलती है। यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये केस क्रॉनिक हो चुका है कि भाई 2-3 दिन से ऐसा होता जा रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर उसके बाद आपकी आंखें सूजती हैं और दूसरे तीसरे दिन फिर जो है आपके सर में दर्द शुरू होता है जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जब आपका प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे पहले आपकी बॉडी खुद ही लड़ रही होती, कंट्रोल कर रही होती कि कोई नहीं कोई नहीं। जब उसकी बेचारी की हद हो जाती है कि भाई बंदा तो सुधर ही नहीं रहा है, फिर वो आपको सर्टन जो है वो क्या कहना चाहिए कि ड्रग पिक्चर देती है या कुछ हिंट्स देती है कि भाई ये जो है प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स। हमारे ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये ज़्यादा प्री डिफाइंड है सिस्टम कि जो है वो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जो इस पिक्चर में साफ दिख रहा है, सेंसर, इफेक्टर और कंट्रोल सिस्टम। सेंसर जिसको हम रिसेप्टर भी कहते हैं, इफेक्टर्स यानी जिस ऑर्गन से जो हमने अपने डिज़ायर्ड इफेक्ट्स लेने हैं, और दूसरा क्या है कंट्रोल सेंटर। सेंसर सेंस करेगा, कंट्रोल सेंटर को चुगली लगाएगा कि भाई यहाँ बाहर जो है ना गड़बड़ हो रही है, और वहाँ से वो फिर सेंसर क्या करेगा कि कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, हुक्म देगा इफेक्टर्स को कि जाओ ज़रा ये काम जो है वो बंद कराओ, और ये वाला सिस्टम जो है वो चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जब लिखा हुआ है तो पढ़ ही लेते हैं। द स्टिमुलस एक्साइट्स एंड सेंसर दैट इज रिसेप्टर इन द बॉडी कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द चेंज इन द वेरिएबल क्वेश्चन, कि भाई बॉडी में इसको बोला गया है कि ओ ये बात सुन, 37 से टेम्परेचर बढ़े तो मुझे बताना, घटे तो मुझे बताना। ये बॉडी क्या करी है इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, उसने बोला कंट्रोल सिस्टम ने डेटा सेव कर लिया और रट लिया, कम होगा तो बताना है, ज़्यादा होगा तो बताना है, क्योंकि वो सेंसर है, सेंसर को सेंस करने का काम होता है। अब बॉडी कंट्रोल सेंटर है ना वो, फॉर एग्जाम्पल CM है ह्यूमन बॉडी का, वो जो बोलेगी बॉडी को करना पड़ेगा। तो सेंसर क्या करता है, जब अपने कंट्रोल सेंटर के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता तो कंट्रोल सेंटर को बताता है, और कंट्रोल सेंटर जाता है, वो CM है, वो जाके जहाँ जिस भी MPA को, जिस भी एरिया के MPA को बोलेगा उसको वो काम करना पड़ेगा। तो भाई वो जाकर इफेक्टर्स को कहता है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है और जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वेजो डायलेशन करवा दो। तो वेजल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, और तब तक रहती हैं डायलेटेड जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। अब इसमें 2 तरीके हैं। ठीक है, अब ये उसने काम करवा दिया। अब इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर हम क्योंकि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है तो दोबारा पढ़ लेंगे, नो इशूज़। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में क्या फ़र्क है आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको वैसे भी आपको जहन में रख लें। नेगेटिव फीडबैक मतलब वी डोंट वांट मोर ऑफ द सेम, जो हो रहा है हमको वो नहीं चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक मतलब जो हो रहा है होने दो और मज़ीद करो। ठीक है, वी वांट मोर ऑफ सेम इज़ पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जब आपकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ बनाया और मज़े का है वो, हाँ, कि भाई आपकी बॉडी के अंदर एक बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल। ठीक है, उस नॉर्मल से टेम्परेचर जब अबव हो जाता है, ठीक है, तो स्टिमुलस जाता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने अभी बात की, हमारे बैरो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और हमारे पास बॉडी के अंदर टेम्परेचर सेंसर्स भी लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टिमुलस जाता है कहाँ, सेंसर के पास। सेंसर जाके चुगली लगाता है, सारा डेटा भेज देता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर वो डेटा भेज देता है इफेक्टर्स के पास, ब्लड वेसल्स के पास, कि वो डायलेट हो जाएं और टेम्परेचर को कम करने के लिए, बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेट कर दें। अब हमारे पास स्टिमुलस क्या था कि टेम्परेचर बढ़ गया है, और हमने इफ़ेक्ट क्या करवाया कि हमने टेम्परेचर को कम कर दिया नेगेटिव फीडबैक भेजकर। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर कम हो गया तो भी हमने यही करना है कि भाई जो नॉर्मल लेवल है उससे कम हो गया है तो जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दो, स्वेट ग्लैंड्स को बंद कर दो ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अब ये हो गया हमारे पास कौन सा फीडबैक, ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। मेरे पास पैगाम आया कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो मैंने उसको कम कर दिया। अब पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, उसकी इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है। पॉजिटिव फीडबैक में ये होता है फॉर एग्जांपल कि आपको जो है वो बॉडी के अंदर इन्होंने जो है वो डिलीवरी की एग्जांपल दी हुई है कि जब ये टाइम आता है व्हेन अ वुमन गिव्स बर्थ, तो जब क्या होता है कि जब हेड ऑफ द बॉडी ऑफ द बेबी जो है वो बर्थ कैनाल में पहुंच जाता है और प्रेशर सर्विक्स पर इंक्रीज़ हो जाता है इन द नैरो एंड ऑफ यूटेरस, तो क्या होता है कि जो वहाँ पर स्टिमुलेटर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं उन सेंसर्स को, वो जो सेंसर्स होते हैं वहाँ पे लगे हुए, वो एक न्यूरल मैसेज भेजते हैं ब्रेन को कि भाई जो यहाँ पर हमें ऑक्सीटोसिन चाहिए,
पिट्यूटरी ग्लैंड से, ताकि जो है वो यहाँ पर आए और जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना उसको बढ़ा दे। मैसेज क्या गया कि हमें ये जो कॉन्ट्रैक्शन होनी है उसको बढ़ाना है, तो हमें ऑक्सीटोसिन दे दो। तो ब्रेन ने क्या किया कि ऑक्सीटोसिन की जो सिक्रेशन है उसको बढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो गई और तब तक होती रही जब तक कि पूरा का पूरा बर्थ नहीं हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक। वहाँ से पैगाम गया कि हमें ऑक्सीटोसिन चाहिए, भेजो, तो उसने भेजा। वहाँ पर क्या हुआ था कि इसने कहा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसने कम कर दिया। यहाँ पे कह रहे थे कि ऑक्सीटोसिन भेजो, हमें जो है वो उसकी नीड है, कंट्रैक्शन करवानी है, तो वहाँ पर आया। जब आप स्टिमुलस की बात मानते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और जब आपको स्टिमुलस कहता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप उसको उसकी उलट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब एक होता है गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, गेन और कैपेबिलिटी। आपके जो सिस्टम है जो बॉडी का, यानी सीएम कितना पावरफुल है कि वो उसके हर ऑर्गन उसकी बात माने, हर हार्मोन उसकी बात माने। ये इस बात को जाहिर करता है कि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है या नहीं। यानी बेचारा अगर कंट्रोल सिस्टम बोलता चला जाए कि भाई वेजो कंस्ट्रिक्शन करा दो, लेकिन बॉडी अगर उस बात को मान ही नहीं रही है तो इसको हम गेन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये लॉस ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन जब आपकी बॉडी इसको जैसे ही हुक्म देती है कि भाई डेटा भेजती है और उसका कंट्रोल सिस्टम का गेन इतना अच्छा है, कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो एक उसको जो है वो स्टिमुलस भेजता है और काम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब आपकी बॉडी के अंदर जितना अच्छा गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम होगा, आपकी बॉडी के फंक्शंस और इंटरनल एनवायरनमेंट उतने अच्छे से मेंटेन रहेगी। अब समरी में इस चीज़ को कवर अप करते हैं कि आ बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम इज कम्पोज ऑफ अ रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन इफेक्टर। ठीक है, अच्छा मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर आपको पूरे चैप्टर आपने एक दफ़ा पढ़ लिए है ना और आपको उसकी रिवीजन करें तो सिर्फ समरी पढ़ लो, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट कंट्रोल सिस्टम एक्ट बाय वे ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम जो किस तरीके से काम करते हैं नेगेटिव फीडबैक से। द डिग्री इज टू विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्स होमोस्टेसिस इज टर्म्स एज गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। उसको हम कहते हैं कि जब आपकी बॉडी होमोस्टेसिस को मेंटेन करती है तो उसको हम कहते हैं कि भाई गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम विद अ लार्ज गेन इज मोर कैपेबल टू मेंटेनिंग द होमोस्टेसिस। ठीक है, जिसके अच्छा गेन होगा, जिसका अच्छा असर और रसूख होगा, जिसकी अच्छी पावर होगी, जिसके एमपीएस अच्छे होंगे, उसकी बात मानते होंगे, उसकी गवर्नमेंट अच्छी चलेगी, उसकी होमोस्टेसिस अच्छे से मेंटेन रहेगी। और जिसके ऑर्गन्स इफेक्टर्स बात नहीं मानते होंगे तो उसको हम कहेंगे लो गेन और उसकी गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चलेगी। ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। तो अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, लेट्स कंसिडर फॉर एग्जांपल होमोस्टेटिक कंट्रोल्स। तो ये बॉडी रेगुलेशन की एग्जांपल दी हुई है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो इसको हम रिपीट करते हैं क्योंकि टेम्परेचर की बात जो है ना वो हम पहले कर चुके हैं ना अभी अभी, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। अब अच्छा, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है जिसके अंदर जो 8 किस्म के मेजर ग्लैंड्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है कि आपके ब्लड बोर्न जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाए और सिक्रेट करें। ठीक है, और ये क्या आपके जो हार्मोन्स हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में रेगुलेट होते हैं और आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं। अब इसमें ये चाहिए जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके इस पूरे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज वाले इस पूरे पैरा में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो रोल है मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस में किस तरीके से है वो समझाना चाह रहा है आपको। तो जब हम कुछ मीठा खाते हैं, हम कुछ कार्ब्स ले लेते हैं बॉडी में, तो हमारी बॉडी में वो कार्ब्स जो हैं वो जाकर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो वहाँ पर से जो है आपकी बॉडी के अंदर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के बाद जो है वह ब्लड ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। अब ये ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन चलाता है, इसका जो एमपी है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है कि वो रेगुलेट करे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को। तो वो जैसे ही देखता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर बढ़ गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू उसके पास पैगाम पहुंच जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो पूरी बॉडी में चल रहा होता है, तो वो फटाफट क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन को, पैनक्रियास को बोलता है कि बाजी जान, आपके जो भाई साहब है ना उन्होंने मीठा ज़्यादा खा लिया है, कार्ब ज़्यादा ले लिए और बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है, तो बराह करम ज़रा इंसुलिन को सीक्रेट करें ताकि हम ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास आ गई है ना इसको एटीपी में स्टोर करके बॉडी में रख लें। तो भाई पैनक्रियास बाजी जो है बात सुन लेती हैं और वहाँ से इंसुलिन सीक्रेट हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर आप डायबिटीज़ से बच जाते हैं। ठीक है, और आपके इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। अगर तो ये पेनक्रियाज बाजी एंडोक्राइन सिस्टम की बात ना सुने तो फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ गेन सिस्टम। ठीक है, तो ये थी एक आध एग्जांपल और बाकी इस चैप्टर के पार्ट को हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।